हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे। डिस्कस किया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस में विजुअलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था। क्लियर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे, फील्ड की बात कर रहे थे। अभी उसी को हम लोग डिफरेंट वेज से हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। हमें मालूम है कि पोटेंशियल की बात हो रही है, इसका मतलब अपने को फोर्स जो होना चाहिए कंजर्वेटिव। और हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, कोलंबियन फोर्स जो होती है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। क्लियर। तो उसके कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होती है, कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से करस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ये भी पॉइंट माइंड में होना चाहिए कि ये भी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था अभी तो, कि दो चार्ज पार्टिकल जो है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड के अंदर में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, तब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। उसी को अब हम लोग पोटेंशियल से देख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी मान करके उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। क्लियर, कि उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होगी। फोर्स की बात ना करके अब एनर्जी की बात करने वाले हम लोग। क्लियर। सिंस जो फोर्स एक्ट होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं, उसको एनर्जी, सिंस फील्ड जो है फोर्स अप्लाई करती है, सिंस फील्ड फोर्स अप्लाई करती है, तो किसी फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हमने प्लेस किया तो वो फील्ड उसको फोर्स प्रोवाइड करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। इसका मतलब उस चार्ज का मोशन हो जाएगा फ्रीली। अगर हम लोग रिलीज कर दिया जाए उस फील्ड में उस दूसरे चार्ज पार्टिकल को, तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट में था, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, कुछ वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका मतलब उसको कहीं से एनर्जी मिल गई। इसका मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया वो फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया था, इसलिए फील्ड के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। क्लियर। तो उसी करस्पॉन्डिंग लोग डिस्कस करने वाले भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, बेसिक पॉइंट की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद इसको एनालाइज करेंगे हम लोग कि ये एक्चुअल एनर्जी जो होती है वो फील्ड की एनर्जी होती है। उस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और ये फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो फील्ड उसको एनर्जी सप्लाई कर रही है। ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी भी बोलेंगे। क्लियर। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। एक चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग ये डिफाइन नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी एक चार्ज पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं है। हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, एक चार्ज पार्टिकल करस्पॉन्डिंग कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसको कि सेल्फ एनर्जी बोला करेंगे हम लोग। अभी मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन की जाएगी। कम से कम दो चार्ज तो सिस्टम में होने ही चाहिए। तो क्या बोला गया, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होती है। और सिंस कंजर्वेटिव है अगर, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए तो हमने डिस्कस किया हुआ था वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में कि कंजर्वेटिव फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। स्प्रिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती थी, उसके करस्पॉन्डिंग भी हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी। ये दो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया हुआ था जब हम लोग मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, वर्क एनर्जी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स आई हुई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर। तो सिंस अपने को मालूम है कि सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस लगा हो, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। इसको लॉस ना लिख करके मैं लिख देता हूं माइनस इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे डिफाइन किया। ये वाला इक्वेशन हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ये वाला इक्वेशन हम लोग
पहले ही डिफाइन कर चुके हैं वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में। वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में डिस्कस किया जा चुका है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सिंस हम लोग जो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कर में उसके करस्पॉन्डिंग भी हम लोग उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करस्पॉन्डिंग भी हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगी माइनस ऑफ चेंज इन किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट आ जाएगी अपने पास। क्लियर? तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये अपने को समझ में आया, ये अपने को समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। और सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर? क्या जैसे कि जैसे हम लोग स्पीड की बात करते थे, जैसे मैग्नीट्यूड में इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, वैल्यू इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी निगेटिव भी वैल्यू हो सकती है और ये इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। आगे कंडीशन से समझेंगे हम लोग। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो डिफाइन किया गया है, माइनस ऑफ डेल्टा यू डिफाइन किया गया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। फिर से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो डिफाइन किया गया है माइनस ऑफ डेल्टा यू, यहां पर ये डेल्टा यू क्या है, ये डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा यू जो होगी वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स ना लिख करके मैं फील्ड लिख रहा हूं उसको, वर्क डन बाय फील्ड। दो टाइप के वर्क डन की बात करने वाले इस पूरे टॉपिक्स में हम लोग, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय एजेंट। तो वर्क डन बाय फील्ड की बात करें कि फील्ड कितना वर्क डन करेगा, एजेंट मींस एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है। क्लियर? तो माइनस वर्क डेल्टा यू की वैल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। इसी इक्वेशन को फिर से लिखा हुआ है। तो डिफाइन कर रहा हूं मैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान देंगे चेंज की बात हो रही है। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, change in electrostatic potential energy is defined as change in electrostatic potential energy of a configuration, लिख देता हूं मैं, change in electrostatic potential energy of a system of charges, of a system of charges is defined as work done लिखा निगेटिव ऑफ वर्क डन। ध्यान देंगे निगेटिव ऑफ वर्क डन की बात हो रही है। निगेटिव ऑफ वर्क डन डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड to construct the given configuration, of system of charges, from
द इनफाइनाइट सेपरेशन, फ्रॉम द इनफाइनाइट सेपरेशन। क्या क्या बोल रहा हूं सर, ये समझ लिया जाए पहले तो। सेपरेशन फ्रॉम द change in electrostatic potential energy of a system of charges is defined as negative of work done by field to construct the given configuration of system of charges from the infinite separation, from the infinite separation। क्या बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि सिस्टम कोई दी गई अपने को चार्ज की, जैसे टू चार्ज सिस्टम की बात कर ले, फॉर टू चार्ज सिस्टम, फॉर टू चार्ज सिस्टम। क्या मैं बोल रहा हूं इसको समझ लिया जाए। फॉर टू चार्ज सिस्टम समझा जाता है इसको पहले। जैसे दो चार्ज सिस्टम दिया गया अपने को, ये सिस्टम दी गई है, ये एक चार्ज दे दिया गया और ये एक चार्ज दे दिया गया। ये चार्ज कुछ Q1 हो गई, इसको Q1 लिख देता हूं मैं चार्ज, और ये चार्ज कुछ Q2 हो गई, और दोनों के बीच की सेपरेशन कुछ R है, दोनों के बीच की सेपरेशन कुछ R होगी, दोनों के बीच की सेपरेशन कुछ R है। तो अभी अपने पास ये गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, ये गिवन कॉन्फ़िगरेशन। टू चार्ज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात हो रही है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, पॉइंट चार्ज भी लिख देता हूँ मैं, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो ये अपने पास गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने पास गिवन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे मानना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने में कैसे फील्ड जो भी वर्क डन करेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने में पहले कहाँ पर रहा होगा, हमें एज्यूम करना है कि ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर रहे होंगे। हमें एज्यूम करना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पर रहे होंगे। क्लियर? या फिर क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर देते हैं और दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पर भेज देते हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम लोग इन्फिनिटी पर भेज देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो दोनों के बीच की सेपरेशन जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर। तो दोनों के बीच की सेपरेशन जो हो गई वो इन्फिनिटी हो गई। अब इस चार्ज पार्टिकल जब इनफाइनाइट सेपरेशन है तो यहां से लेकर के इस कॉन्फ़िगरेशन को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा उसकी निगेटिव वैल्यू को हम लोग बोलेंगे इन दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? क्या? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? यही पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, क्लियर, इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करना है। कहां से फॉर्म करना है? फ्रॉम द इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन से उस कॉन्फ़िगरेशन को पहले एज्यूम करना है कि चार्ज पार्टिकल वहां कॉन्फ़िगरेशन में थे ही नहीं, पहले इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, और इसके बाद उन सारे चार्ज पार्टिकल को उस कॉन्फ़िगरेशन में लेकर के आया गया है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में लेकर के आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा उसकी निगेटिव वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और भी समझते हैं इसमें तो पॉइंट, और भी समझते हैं तो इसमें पॉइंट, यानी कि फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, मैं यहां पर फिर से मेंशन करता हूं, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम डिफाइन करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि दो चार्ज पार्टिकल दिए गए अपने को, ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच की सेपरेशन R है, दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो R है। क्लियर ना? दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो R के इक्वल है। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो गिवन कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये है। तो हमें क्या करना है? एज्यूम करना है कि एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया हमने ऐसा एजम्पशन स्टार्ट किया कि चार्ज पार्टिकल को यहीं पर रहने दिया हमने। एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल कहां पर था? ये वाले चार्ज पार्टिकल को यहीं फिक्स कर दिया हमने, और दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या किया हमने? इनफाइनाइट सेपरेशन पर रख दिया हमने। इनिशियल कंडीशन ये इन्फिनिटी पर रही होगी, ये इनिशियली रहा होगा, ये इनिशियल कंडीशन रहा होगा, ये इनिशियल कंडीशन रहा होगा। क्लियर? इनके लिए ये इनिशियल कंडीशन रहा होगा, ऐसा इनिशियली रहा होगा, ऐसा इनिशियली रहा होगा, ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट है, और इसके बाद इस चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे होंगे हम लोग। इस चार्ज पार्टिकल को तो फिक्स कर दिया हमने, इस चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया हमने, दोनों के बीच का
पोजीशन जो था इन्फिनिटी था। तो अब यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया और इस चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल को जब लेकर के आएंगे तो इस चार्ज का जो फील्ड होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल ए का जो फील्ड होगा बी वाले के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जब इस चार्ज पार्टिकल को इस सेपरेशन पर लेकर के आने वाले होंगे। तो किसी टाइम पर ऐसा सिचुएशन होगा, किसी भी इंस्टेंट पर कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जब लेकर के आ रहे होंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म नहीं हुआ है और इनिशियल कंडीशन से कुछ आगे टाइम आ चुका है। तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा कि अपने पास ये चार्ज पार्टिकल को हमने इन्फिनिटी से लेकर के कहीं यहाँ तक लेकर के आ चुके होंगे, हम लोग, और इनके बीच की सेपरेशन जो आर होने वाली थी, ये फाइनल जो सेपरेशन होने वाली वो आर होने वाली है। इनिशियल सेपरेशन जो थी इन्फिनिटी थी और इस टाइम पर उसकी सेपरेशन कुछ एक्स हो चुकी है। इस x की स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी? इन्फिनिटी थी। x की फाइनल वैल्यू कितनी होनी है? r होने वाली है। जब इसको लेकर के आ रहे होंगे तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होगा। इसका जो फील्ड होगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा कहीं इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, फील्ड का फोर्स एक्ट होगा। क्लियर? क्या? फील्ड का फोर्स एक्ट होगा। सिंस इसको पुल करके ला रहे हैं और इसको इस तरह से लेकर के आना है कि इसकी पोटेंशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फील्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन विदाउट चेंजिंग, यहाँ मैं मेंशन कर दूं, विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट मैं मेंशन कर दूं। तो यहां पर मैं बोल रहा था कि जब इस चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे होंगे तो इसका जो फील्ड होगा इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, या उसको फील्ड का फोर्स लिख सकते हैं। उसको फील्ड का फोर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फील्ड का फोर्स ही मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फील्ड। तो सिंस इसको हमें मूव कराना है किस तरह से कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब उसको बहुत ही स्लोली मूव कराना है। स्लोली मूव कराने के लिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। स्लोली लेकर के आ रहे हैं हम लोग, इसको स्लोली लेकर के आ रहे हैं तो इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपने को इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स कौन अप्लाई करेगा? एजेंट अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेगा। उसकी वैल्यू भी उतनी ही रही होगी, जितना फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही एजेंट अगर फोर्स अप्लाई करे, उतना ही अगर एजेंट फोर्स अप्लाई करे, एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करे, उसको एजेंट ना लिख करके अब मैं एक्सटर्नल लिख देता हूं, एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना कि फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए और स्लोली, बहुत ही स्लोली इसको लेकर के आकर के हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन को, इस कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो एक्स डिस्टेंस इनिशियली था, इस इंस्टेंट पर एक्स डिस्टेंस था, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ और डिस्टेंस, जब एक्स डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस थी, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इधर चलते हैं, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दें, x यहाँ तक था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले, यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? dx लेंथ हो गई, लेकिन x डिक्रीज कर गया, इसलिए मैं माइनस dx लिख रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ गए, तो वर्क डन की वैल्यू पर, सिंस जो फोर्स है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, सिंस जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वैसे वैसे फील्ड का फोर्स वेरिएबल हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हमें स्मॉल इंटरवल के लिखनी होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिखनी होगी, और फिर उसको सॉल्व करना होगा टोटल वर्क डन के करस्पॉन्डिंग। तो स्मॉल वर्क डन dw की वैल्यू अगर मैं लिखने जाऊं, स्मॉल वर्क डन बाई फील्ड, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? फोर्स F डॉट आर लिखते हैं, F डॉट dr लिखते थे हम लोग, F डॉट आर लिखते थे हम लोग। तो वर्क डन बाई फील्ड क्या हो जाएगी? फील्ड का फोर्स कितना? F ऑफ फील्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? माइनस ऑफ dx, दोनों के बीच का एंगल कितना? फोर्स, फील्ड का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। एफ एस कॉस ऑफ थीटा होती थी, वर्क डन बाई फोर्स जो होती थी एफ एस कॉस थीटा होती थी। तो फोर्स, फील्ड का फोर्स कितना? इस इंस्टेंट पर फील्ड का फोर्स कितना? के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी क्या, क्योंकि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है।
तो Q1 के कारण यहाँ पर फील्ड कितना, Q1 के कारण यहाँ पर फील्ड कितना, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और उसमें कोई Q2 चार्ज इंटर कर रहा है, तो कोई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग, वो F इक्वल टू क्यू इंटू ई होती थी, तो Q2 इंटू ई हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर के Q1 बाई एक्स स्क्वायर। ये वाली अपने पास फील्ड की वैल्यू हो गई, डिस्प्लेसमेंट माइनस और cos 180 की वैल्यू भी -1 आएगी, तो ये dx हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन बाई फील्ड अगर फाइंड करना है, वर्क डन बाई फील्ड अगर फाइंड करना है अपने को, तो क्या करना होगा, वर्क डन बाई फील्ड के Q1 Q2 और इसको इंटीग्रेट कर देना होगा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, इन्फिनिटी से x की वैल्यू इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई थी और फाइनली इसकी वैल्यू r होनी चाहिए। तो सॉल्व करें तो के Q1 Q2 dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2, तो एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, इन्फिनिटी से लेकर के r वैल्यू तक, यही ना, इन्फिनिटी से लेकर के r वैल्यू तक सॉल्व करेंगे, ये -1 आएगा तो माइनस के Q1 Q2 और ये 1 बाई एक्स हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो माइनस ऑफ के Q1 Q2 x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई आर। तो ये वर्क डन बाई फील्ड हो गई, किसका वर्क डन हुआ, ये वर्क डन बाई फील्ड हो गई। फील्ड ने कितना वर्क डन किया, उस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस पर ला रहे हैं हम लोग, जब Q1 चार्ज को फिक्स किया हुआ है तो वर्क डन बाई जो फील्ड हो रही है माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई r। लेकिन अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। तो वर्क डन तो फाइंड कर लिया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी अपने पास, दिस इम्प्लाई चेंज इन डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई फील्ड होगी क्या, तो क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑफ चेंज U इक्वल टू कितनी हो जाएगी, U का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R के इक्वल। ध्यान देंगे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, न कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो के Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, सिंस पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करते तो एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते थे, तो डेल्टा U का मतलब क्या हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख दिया, ये कितना, के Q1 Q2 बाई R के इक्वल हो गए। क्लियर, इफ U इनिशियल इज 0, इफ U इनिशियल इक्वल टू 0, U इनिशियल 0, इसका मतलब इनिशियली कहाँ पर था, ये कहाँ पर एज्यूम किया गया था, इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी पर था। इसका मतलब मैं मान रहा हूँ कि U एट इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो, अगर दोनों के बीच में जब इनफाइनाइट सेपरेशन है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर 0 एज्यूम की जाए तो U की जो वैल्यू हो जाएगी वो के Q1 Q2 बाई R हो जाएगी। क्लियर क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया अपने पास, 2.4 सिस्टम दिया गया अपने पास, 2.4 दिया गया अगर अपने पास, तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो के Q1 Q2 बाई R के इक्वल होगी, अगर रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है इसका मतलब इन्फिनिटी पर ही रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 0 नहीं एज्यूम करनी है, या रेफरेंस पॉइंट कहीं डिफरेंट पॉइंट पर एज्यूम करना है, तब कुछ वैल्यू चेंज कर जाएगी, ये वाली उस केस में हम लोग क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है दो पॉइंट चार्ज के लिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं किसके लिए है, ये किसके लिए पॉइंट ध्यान देंगे, ये वाला अपने पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, क्लियर, R जो है उनके बीच की फाइनल सेपरेशन है। पोटेंशियल एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब वर्क की बात हो रही है, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल हो जाएगी। क्लियर क्या, यूनिट जो हो जाएगी जूल के इक्वल हो जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तीनों ही वैल्यू इसकी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी है अपने पास, यूनिट जो होगी जूल के इक्वल हो जाएगी। माइंड में ध्यान देंगे, सिंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना होगा। ये इक्वेशन जो यूज करना है
Q1 and Q2 with their sign, साइन के साथ यूज करना है। जैसे मान लिया है हमने कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे अपने पास, जब दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो जब इसको लेकर के आ रहे होंगे तो इसके ऊपर फोर्स कहीं इधर लग रहा होगा, फील्ड का फोर्स, तो फील्ड फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव आएगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसलिए तो Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करेंगे, पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लेते कि एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता, माइनस Q2 हो जाता और ये प्लस Q1 होता, तो फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती इधर ही अप्लाई करते, फील्ड का फोर्स इधर एक्ट होता और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो फील्ड का वर्क डन जो हो जाता पॉजिटिव हो जाता। तो वर्क डन बाय फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, इसका मतलब डेल्टा यू जो हो जाएगी वो माइनस की वैल्यू आएगी। वर्क डन बाय फील्ड पॉजिटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। डेल्टा यू निगेटिव तभी आएगा जब चार्ज की वैल्यू को हम लोग साइन के साथ पुट करें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। दोनों अगर निगेटिव भी होते तो यही वाला कंडीशन बनता, अगर दोनों निगेटिव होते तो फील्ड का फोर्स इधर एक्ट होता, डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर एक्ट हो रहा होता। क्लियर क्या? तो ये अपने पास पॉइंट हुआ, ये अपने पास पॉइंट हुआ पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है। कैसे डिफाइन की हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अगर कोई भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन को एज्यूम करना है कि पहले इनफाइनाइट सेपरेशन थी और इसके बाद इस सेपरेशन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन किया गया है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लेकर के आने में कितना वर्क डन किया गया, यही उसकी निगेटिव वैल्यू को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर अपने पास ऐसा दिया गया हो कि 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेज पर प्लेस कर दिए गए हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ऐसा दिया गया है। तो क्या एज्यूम करना है कि पहले ये कॉन्फ़िगरेशन था ही नहीं, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने Q1 को, और Q2 और Q3 को कहाँ मान लिया कि वो इन्फिनिटी पर हैं। Q2 और Q3 जो हैं वो इन्फिनिटी पर हैं, Q2 और Q3 जो हैं वो इन्फिनिटी पर हैं, और इसको इस कॉन्फ़िगरेशन पर लेकर के आ रहे हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से ये भी इन्फिनिटी पर है, ये भी इन्फिनिटी पर है, सबके बीच में सेपरेशन जो है वो इन्फिनिटी है, तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, दोनों के बीच में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लेकर के आने में जो फील्ड का वर्क डन होगा, टोटल फील्ड का जो वर्क डन होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर क्या? आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हम लोग इसमें। ओके, आगे कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमने कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉइंट डिस्कस भी कर चुका हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिस्टम ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। आगे डिस्कस किया गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगी। कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिस्टम की चेंज कर सकती है, मे चेंजेस। क्लियर? अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकती है। तो ऐसे ही तो डेल्टा यू जो डिफाइन किया गया, कुछ ऐसा डिफाइन किया गया कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इसी को अगर हम माइनस साइन को हटाया जाए तो वर्क डन बाय फील्ड आर से इन्फिनिटी, ये वाला जो लिमिट है वो चेंज कर जाएगा, आर से इन्फिनिटी हो जाएगा कि फील्ड का वर्क डन जो गिवन सेपरेशन दिया गया है, इस सेपरेशन को इनफाइनाइट सेपरेशन कर देना है, तो फील्ड का जो भी वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ध्यान दें, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि पहले इनफाइनाइट सेपरेशन थी, इसके बाद ये पोजीशन लेकर के आना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है अपने को कॉन्फ़िगरेशन, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड जो होगी वो वर्क डन बाय वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले गिवन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक कर देना है, सारे चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पर ले जाना है, तो फील्ड का जो वर्क डन होगा वही फील्ड का जो वर्क डन होगा, अब निगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, फील्ड का जो वर्क डन होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आर से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने में जो फील्ड का वर्क डन होगा वही डेल्टा यू हो जाएगी। या फिर माइनस ऑफ, इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई फील्ड हो जाएगी, और जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल एजेंट, वो फील्ड के वर्क डन, फील्ड के फोर्स के अपोजिट अप्लाई किया जा रहा है, फील्ड के फोर्स के अपोजिट अप्लाई किया जा रहा है। देखिए एक बार, जो फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया हुआ था, फील्ड ने फोर्स अगर इधर अप्लाई किया था तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर था, तो
अगर इसकी निगेटिव वर्क डन लिख रहे थे, इसका पॉजिटिव वर्क डन लिख लेंगे हम लोग, इसका पॉजिटिव वर्क डन लिख लेंगे। तो वही लिखा गया है माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमने कोई भी उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्रोवाइड नहीं किया है, तब ऐसा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा तब ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? तो डेल्टा यू की वैल्यू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लेकर के आ रहे हैं। हम लोग कुछ और भी पॉइंट समझते हैं। तो हम लोग अभी हमने डिस्कस किया 2.4 सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो k q1 q2 बाई आर होती है, जहां पर q1 और q2 को साइन के साथ पुट करना है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कंसीडर किया जाए, अपने को कंसीडर किया जाए कि अपने पास ऐसा सिचुएशन दिया गया हो, ऐसा सिचुएशन दिया गया हो, 3 चार्ज पार्टिकल दिए गए हों और ट्रायंगल के वर्टिसेज पर प्लेस कर दिए गए। एक चार्ज पार्टिकल को q1 मान लिया हमने, दूसरा चार्ज पार्टिकल q2 हो गया, थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल q3 हो गया। और इनके बीच की सेपरेशन में मान लेता हूं कि ये वाला सेपरेशन A है, ये वाला सेपरेशन B है और ये वाला सेपरेशन C है। तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू लिखते हैं, यू की वैल्यू लिखते हैं। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन मान रहे हैं कि यू एट इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल है, हमने मान लिया ये। तो यू की वैल्यू लिखने जाएंगे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो जब इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा होगा और इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, इसलिए तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी बोल रहे थे। तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू k q1 q2 बाई a। इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो k q2 इंटू q3 बाई b, दोनों के बीच का डिस्टेंस b, प्लस इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो k q1 इंटू q3 बाई c। क्लियर? क्या? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3 टर्म हो गए। अगर मान लीजिए अपने पास ऐसा सिचुएशन दिया गया हो, ऐसा सिचुएशन दिया गया हो, यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ भी एक चार्ज, यहाँ भी एक चार्ज और यहाँ भी एक चार्ज, q1 q2 q3 q4 ऐसा मान लिया हमने। ये डिस्टेंस a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया और ये d मान लिया। ये वाले डिस्टेंस को हमने e मान लिया, इस वाले डिस्टेंस को हमने f मान लिया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म लिखते हैं, u इन्फिनिटी 0 माना हुआ है, तो क्या लिखेंगे? कौन कौन से टर्म? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, तो k q1 q2 बाई b। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन k q1 q4 बाई a, प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो गया, इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, प्लस k q1 q3 बाई डिस्टेंस e। तो इसका इसके साथ q2 के साथ q4 के साथ और q3 के साथ इंटरेक्शन हो गया। अब किसका? q2 का q1 के साथ हो चुका है, q2 का q4 के साथ बाकी है, तो प्लस k q2 q4 और दोनों के बीच का डिस्टेंस f, प्लस q2 का q4 के साथ हो गया, q2 का q1 के साथ हो गया और q2 का q3 के साथ भी बाकी है, q2 का q3 के साथ बाकी है, तो k q2 इंटू q3 डिवाइडेड बाई c। तो q2 का q1 के साथ यहाँ हो चुका है, q2 का q4 के साथ यहाँ हो चुका है, q2 का q3 के साथ यहाँ हो चुका है। q3 की बात करते हैं तो q3 का q2 के साथ हो चुका, यहाँ पर q3 का q1 के साथ हो चुका, q3 का q1 के साथ हो चुका, q3 का q4 के साथ अभी नहीं हुआ है, तो q3 का q4 के साथ लिख दिया जाए, k q3 इंटू q4 डिवाइड दोनों के बीच की डिस्टेंस d। तो q3 का q1 के साथ हो गया, q3 का q2 के साथ हो गया, q3 का q4 के साथ हो गया। और q4 की बात करें तो q4 का q1 के साथ यहाँ पर हो चुका है, q4 का q2 के साथ यहाँ हो चुका है और q4 का q3 के साथ यहाँ हो चुका है। इसका मतलब सारे टर्म हम लोग लिख चुके हैं। तो ध्यान दे, तो इस केस में कितने टर्म आ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी वाले में 3 टर्म आ रहे हैं। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 6 टर्म आ रहे हैं। इसका मतलब अगर 3 चार्ज पार्टिकल दिया गया है तो 3 टर्म और 4 चार्ज पार्टिकल दिया, 4 चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं तो 6 टर्म आ रहे हैं। यानी कि अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर आएंगे, इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करके बनाए हम लोग, तो फॉर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने टर्म लिखने पड़ेंगे अपने को? नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे nc2। ये आपको मालूम है nc2 क्या मैं बोल रहा हूँ? क्लियर? क्या? nc2। जैसे यहाँ पर nc2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर nc2 कितना हो जाएगा? 3c2 है। 3c2 किसके इक्वल?
3C2 जो हो जाएगा 3 इंटू टू डिवाइड बाई 1 इंटू टू, ये वैल्यू 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएगी। जबकि यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे तो NC2 कितनी हो जाएगी, NC2 जो है वो 4C2 है। तो 4C2 का मतलब 4 इंटू थ्री डिवाइड बाई 1 इंटू टू, सॉल्व करेंगे 6 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे और 6 नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ भी रहे हैं। क्लियर क्या? तो ये पॉइंट डिस्कस किया हमने कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज दिए गए हैं, तो हर एक चार्ज का दूसरे चार्ज के करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन एनर्जी लिखना होगा अपने को। क्लियर क्या? आगे कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग चार्ज सिस्टम। कुछ चार्ज का सिस्टम दिया गया अपने को, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए, जैसे ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किया गया है, ये स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस किए गए हैं चार्ज को। हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है और एजम्पशन मानना है कि इनफाइनाइट जब सेपरेशन थी तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 माननी है। ध्यान दें कि चार्जेस की वैल्यू सबकी सेम दी गई है, चार्जेस की वैल्यू सबकी सेम दी गई है। तो लास्ट पॉइंट में ध्यान दे, लास्ट पॉइंट में ध्यान दे, तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर सकता हूँ, अगर चार्जेस सेम हो, अगर हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, अगर हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आने वाले थे, नंबर ऑफ टर्म्स जो आने वाले थे, नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले थे, ये NC2 के इक्वल थे। तो NC2 किसके इक्वल, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यही ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाएगी। क्लियर है ना? NC2 का मतलब, NC2 का मतलब, NC2 का मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। NC2 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या करना होगा अपने को, NC2 का मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू के इक्वल हो जाएगी। जैसे 3C2 लिखा, 3C2 किसके इक्वल हो जाएगी, 3C2 3 के इक्वल, 3 इंटू फोर डिवाइड बाई टू, नहीं n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन लिखना चाहिए, क्या, n इंटू एन माइनस वन लिखना चाहिए अपने को। 3C2 जैसे 4C2 कितनी आई थी अपने पास वैल्यू, 4C2 जो थी वो 6 के इक्वल थी, तो 4 इंटू फोर माइनस वन डिवाइड बाई टू लिखा हुआ था ना, तो n इंटू एन माइनस वन लिखना चाहिए अपने को, n इंटू एन माइनस वन, ये टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म जो जाती है n इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाती है। नंबर ऑफ टर्म्स इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन जो हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम है, हर एक चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, अगर मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो n इंटू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाई टू हो जाएगी। क्लियर? समझते हैं, ये सारे इक्वेशन से समझते हैं हम लोग, सारे इक्वेशन से समझते हैं क्या लिख रहे हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, u की वैल्यू लिखते जाएंगे हम लोग, तो u कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम की, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या लिख देंगे हम लोग, k q डिवाइडेड बाई r, पहले इसके लिए लिखा हमने, प्लस k q डिवाइड बाई r इन दोनों के लिए, प्लस k q डिवाइड बाई r, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन अपने पास सिंपल सा आ गया। हर एक पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखा हमने और उसको ऐड कर दिया। क्लियर? क्या दोनों चार्ज पार्टिकल, तीनों ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव दी गई है, तीनों ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, तो साइन के साथ पुट करेंगे तो प्लस क्यू मल्टीप्लाई होकर के क्यू स्क्वायर ही हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? तो इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इफ, ध्यान देंगे यहाँ पर पॉइंट जो भी मैं डिस्कस कर रहा था उसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इफ potential energy of each charge is same in सिस्टम में हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा जा सकता है, u ऑफ सिस्टम लिखा जा सकता है number of charge particles
नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर सेम है, हर एक चार्ज पार्टिकल के दूसरे के साथ इंटरेक्शन एनर्जी क्रॉसपोर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर सेम है, जैसे इसका इसके साथ इंटरेक्शन लिखा हमने, इसका इसके साथ इंटरेक्शन लिखा हम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो एक चार्ज पार्टिकल का नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज number of charge particles into potential energy of one number of charge particle into potential energy of one charge divided by 2। ऐसा क्यों लिखा देख लेते हैं, इस वाले से टर्म से समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने थे? 3 थे, इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज को कंसिडर करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने की स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इसका किसके साथ इंटरेक्शन होगा? इस वाले के साथ, और इस वाले के साथ इसका इसके साथ इंटरेक्शन कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई आर, इसके साथ भी के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर हो गई, और डिवाइडेड में 2 तो है ही। तो 2 से क्यों डिवाइड करें ये समझ में आ रहा है क्या आपने को? तो ये वाली इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 3 के क्यू स्क्वायर बाई आर आ जाएगी। तो 2 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि जब इंटरेक्शन की बात करेंगे इस वाले के लिखने जाएंगे तो इसका इसके साथ भी आएगा, इसका इसके साथ, फिर जब इसको लिखने जाएंगे तो फिर से इसका इसके साथ आ जाएगा, इसका इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म 2 बार आ गया, वैसे ही ये वाला टर्म भी 2 बार आ जाएगा, वैसे ही ये वाला टर्म भी दो बार आ जाएगा। तो उसको अपने 2 से डिवाइड करें क्योंकि एक ही टर्म की रिक्वायरमेंट है अपने को। क्लियर? तो डायरेक्टली हम लोग अगर हर एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी तो डायरेक्टली हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, किसी एक पार्टिकल की हम लोग किसी एक पार्टिकल के साथ और चार्ज पार्टिकल का एनर्जी लिख लेंगे और इंटरेक्शन एनर्जी लिख लेंगे और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से और समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान देते इस वक्त किसी एक चार्ज पार्टिकल की बात करें, सिंस आइडेंटिकल चार्जेस दिए गए हैं, आइडेंटिकल चार्जेस दिए, अगर चार्ज की चेंज हो जाएगी तो ये इक्वेशन नहीं होगा। आइडेंटिकल चार्जेस दिए गए हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, वैसा ही इसका लिखने जाएंगे तो ए, अगर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं, तो ए का बी सी और डी के साथ इंटरेक्शन, वैसे ही बी का ए सी और डी के साथ इंटरेक्शन, वैसे ही सी का ए बी और डी के साथ इंटरेक्शन और डी का ए बी और सी के साथ इंटरेक्शन। सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी सबकी लगभग पोटेंशियल एनर्जी सबकी सेम ही आएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि यू ऑफ सिस्टम जो होगी, किसी एक की एनर्जी पर लिख लेता हूं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितना है? 4। क्लियर? क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स 4, और किसी एक की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी? इसका इसके साथ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड लेंथ ए है, प्लस इसका इसके साथ ए का डी के साथ, ए का बी के साथ लिख लिया, ए का डी के साथ, और ए का डी के साथ इतना ही आएगा कि जितना कि ए का बी के साथ आ रहा था, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से मैं लिख देता हूं, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के Q1 Q2 बाई आर होती थी तो Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई किया तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगी और वो आर की वैल्यू ए हो जाएगी, प्लस ए का सी के साथ तो कितनी हो जाएगी? के क्यू इंटू क्यू, के Q1 Q2 बाई आर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? इसकी जो डिस्टेंस होगी ये वाली साइड लेंथ ए दी गई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a, तो ये √2a हो गई। ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? क्या डिवाइडेड बाई 2 कितनी हो जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाई √2 हो जाएगा। ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करते जाएगा अलग अलग सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। ये समझ में आया कि अपने को क्या किया हमने? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख लिया, किसी एक चार्ज पार्टिकल क्रॉसपोर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख ली हमने। क्लियर? डिवाइड बाई 2 कर दिया, यही लिखा हुआ था हमने कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज इज सेम इन सिस्टम, हर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर सेम होती है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाई 2। और भी एग्जांपल देखते हैं तो जैसे अपने पास ये क्यूब दे दी गई है, क्यूब दे दी गई जिसकी साइड लेंथ ए है और हर एक वर्टेक्स पर, हर एक इसके वर्टेक्स पर चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिया गया। हर एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्यू के इक्वल ही है, प्लस क्यू ही है। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल देखेंगे और हम लोग तो हर एक चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन सेम टाइप का ही होने वाला है।
यदि किसी एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली जाए और उसके डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, यू ऑफ सिस्टम लिखने जाएंगे अगर हम लोग तो यू ऑफ सिस्टम जो हो जाएगी अपने पास, देखें तो यू ऑफ सिस्टम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कितने टोटल चार्ज, 8 नंबर ऑफ चार्जेज। किसी एक के साथ इंटरेक्शन लिखते हैं, नाम देते, देखेंगे तो इसका इस वाले चार्ज का, इस वाले चार्ज का इसके साथ और इसके साथ क्या सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन, ए वाले चार्ज का इंटरेक्शन इस बी के साथ, इस सी के साथ और इस डी के साथ क्या सेम टाइप का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, ये वाली डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं लिख देता हूँ वाला टर्म आ जाएगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 बाई आर की वैल्यू ए हो गई प्लस। आगे ध्यान दे इसमें इस चार्ज का इंटरेक्शन, ए वाले चार्ज का इंटरेक्शन इसके साथ और इसके साथ क्या सिमिलर टाइप का होगा, किसके साथ, डी तक हो चुका, ई एफ और जी वाले के साथ क्या सेम टाइप का इंटरेक्शन, क्योंकि सबकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम टाइप की है। और कितनी डिस्टेंस है, √2a हो जाएगी, फेस की डायगोनल हो गई है, तो 3 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 बाई आर की वैल्यू कितनी, √2a हो जाएगी, के Q1 Q2 बाई आर होती थी √2a हो जाएगी। क्लियर है क्या, 3 टर्म यहाँ पर आ गया, 3 टर्म यहाँ पर हो गया। एक और टर्म लिखना होगा प्लस इस चार्ज का इसके साथ एक इंटरेक्शन लिखना होगा, इस ए वाले चार्ज का एच वाले चार्ज के साथ भी एक इंटरेक्शन, ए बी सी डी ई एफ जी तक हो चुका था, एच वाले चार्ज के साथ भी इंटरेक्शन होगा। और ये तो बॉडी डायगोनल हो गई, तो बॉडी डायगोनल जो होगी वो √3a हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, के Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर वो √3a हो जाएगी। तो ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 तो करना बाकी रह गया, डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 8 थे, एक चार्ज पार्टिकल करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख ली सिस्टम की और 2 से डिवाइड कर लिया, एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, सिस्टम की नहीं। अब ये कंप्लीट आ जाएगा अपने पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्लेस कर दिया है, कुछ नेगेटिव चार्ज भी प्लेस कर दिया है और तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू ऑफ सिस्टम फिर से लिखते हैं, यू ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, ध्यान दे फिर से इंटरेक्शन क्या सेम टाइप का ही होने वाला है। तो 8 टाइम्स 8 नंबर ऑफ चार्जेस है, क्योंकि हर एक चार्ज के वैल्यू क्यू के इक्वल ही है। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करते हैं, इसी चार्ज की बात करते हैं, इस वाले चार्ज की बात करते हैं हम लोग। कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन और इसका इसके साथ इंटरेक्शन क्या सिमिलर टाइप का, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो 3 टाइम्स ऑफ के Q1 माइनस क्यू Q2 Q डिवाइड बाई आर, कितनी डिस्टेंस सबके लिए a है, प्लस लिख लेते हैं इसको। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, ये वाला फेस डायगोनल हो गया, इसके साथ इंटरेक्शन और इसके साथ इंटरेक्शन क्या सेम टाइप का। तो क्या लिख दूं मैं, 3 टाइम्स ऑफ के, ये भी निगेटिव माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, और आर की वैल्यू कितनी, √2a हो जाएगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। प्लस थर्ड वाले की बात करते हैं, इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन होगा क्या, इसका इसके साथ इंटरेक्शन की बात करें तो वो वाला टर्म कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू, के Q1 Q2, मैं फिर से बोल रहा हूं कि साइन के साथ पुट करना होगा और बॉडी डायगोनल की लेंथ जो हो जाएगी वो √3a हो जाएगी और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर। तो ये माइनस ऑफ KQ², 3 टाइम्स ऑफ माइनस KQ² बाई ये हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में रहेगी। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 2। क्या बोला गया है कि 3 चार्ज पार्टिकल को ट्रायंगल के वर्टेक्स पर प्लेस किया गया है, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। अब इस चार्ज पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है और इस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लेकर के आना है, ये सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्फ़िगरेशन में लेकर के आना है। फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को बाहर करना है, चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो फाइंड करनी है कितना वर्क डन करना पड़ेगा। किसका वर्क डन पूछा जा रहा है, फाइंड वर्क डन
फॉर वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा, ये फाइंड करना है अपने को। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ प्लेस किए गए थे, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ प्लेस करके रखना है सेकंड वाले, यानी कि पहले उनके बीच की डिस्टेंस a थी, अब डिस्टेंस को 2a कर देना है, तो वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि वर्क डन बाई एजेंट, जो वर्क डन बाई फील्ड जो होती है, वर्क डन बाई फील्ड जो होती है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होती है। हमें वर्क डन बाई फील्ड नहीं फाइंड करना, हमें वर्क डन बाई एजेंट फाइंड करना, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वो डेल्टा यू के इक्वल। और डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये वाला है, 2a साइड लेंथ हो गया है, तो कितनी हो जाएगी यू फाइनल की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ, हर एक चार्ज की वैल्यू सेम है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है, 3 टाइम्स ऑफ, एक का लिख लेते हैं के Q1 Q2 बाई आर, कितना हो जाएगा 2a, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए हो गई। जब हम लोग इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, इनिशियली कितना डिस्टेंस था अपने पास, ए और ए डिस्टेंस था, यही ना, तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यू इनिशियल, यू इनिशियल हो जाएगी 3 टाइम्स के Q1 Q2, एक टर्म लिख लिया हमने, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन और इसका इसके साथ इंटरेक्शन 2 टाइम्स डिवाइड दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये 6 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, सही लिखा है क्या, एक बार देख लूँ मैं, डिवाइड बाई 2 तो करना रह गया, 2 तो करना रह गया है यहाँ पर, ध्यान दे, यहाँ पर फिर से मैं भूल गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड करना तो रह गया, तो कितनी हो गई ये 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना होगा अपने को, क्लियर। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब वर्क डन यू फाइनल कितना है अपने पास 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, यू इनिशियल कितना है अपने पास 6 के क्यू स्क्वायर बाई 2a, 6 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितनी आ जाएगी वैल्यू माइनस ऑफ 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपने को वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, फील्ड ही वर्क डन कर देगी, फील्ड ही वर्क डन कर देगी। डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्जेज हैं सारे, जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये खुद ही मूव करके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो हमें वर्क डन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और अगर स्लोली मूव करना है तो फील्ड इसके ऊपर कहीं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर फील्ड अगर कहीं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इधर अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हो रहा है, एजेंट ने फोर्स इधर अप्लाई किया है, तो उसका वर्क डन निगेटिव होना ही चाहिए। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की बात की है हमने। आगे की क्लासेस में, आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की बात करेंगे, देखेंगे तो वो सारे टर्म क्या होते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करते हैं। सिंपल सा टर्म डिस्कस किया हमने पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, कि जब फील्ड अगर कंजर्वेटिव हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी न्यू इक्वेशन नहीं आई है, सिर्फ अपने पास फोर्स की इक्वेशन जो थी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसी कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन जो हो गई है वो के Q1 Q2 बाई आर हो गई है। क्लियर क्या? तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। Q1 और Q2 को निगेटिव, Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना, अगर चार्जेज निगेटिव है तो माइनस साइन लिखना होगा अपने को। Q1 और Q2 को अपने को साइन के साथ माइंड में रखेंगे कि साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। जय भारत।